दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। आज 3-4 दिनों बाद ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि अभी तक मटेरियल में क्या क्या इम्पोर्टेंट था। लोअर पीसीएस का जो मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है और जो आरओ 2017 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके विषय में जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जो क्वेश्चन से आपको आना ही आना है एग्ज़ाम में, उसके लिए मटेरियल तैयार हो रहा था, जिसमें कुछ समय लगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हम जो आज बात करेंगे वो फॉरेस्ट इन इंडिया की बात करते हैं। इसमें से 3 से 4 प्रश्न आपका लोअर पीसीएस का चाहे पेपर हो, चाहे आरओ का पेपर हो, आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और तो जो डेटा है उसको आप अपने दिमाग में रटने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें जो पहला पॉइंट बन रहा है इसमें वो ये बन रहा है कि देश की पहली वन नीति कब आई थी। तो 1894 में आई थी। देश की पहली वन नीति 1894 में आई थी, जिसमें संशोधन किया गया था। कब संशोधन किया गया था? 1952 और 1988 में। तो इसमें एक प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है कि अब तक जो जितने भी नीतियाँ आई हैं भारत में वन की, उसमें अब तक कुल कितने संशोधन हुए? तो 2 संशोधन हुए हैं। कब कब हुए हैं? 1952 में और 1988 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना वन होना चाहिए? तो 33.33 यानी 1/3 वन होना चाहिए। यानी 100 एरिया है, 100 वर्ग किलोमीटर में एरिया है, तो उसका 33% आपका राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होने चाहिए। फिर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1981 देहरादून में ही। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद वन की रिपोर्ट आती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हाल ही में पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। यह भारत की 16वीं एक मिनट, अब देखिएगा, यह भारत की 16वीं वन रिपोर्ट है, जिसके अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण क्या है। वन आवरण में क्या होता है? देखिए, कुल, जब भी कुल की बात करेगा तो उसमें वन आवरण का मतलब ये होता है उसमें कुल वन कितने हैं, कुल पेड़ पौधे कितने हैं। इन सभी चीज़ों को मिला करके हम देखेंगे तो 21.67% हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने वन थे? 21% वन थे, यानी 0.67 की बढ़ोतरी हुई है अभी तक। और 16वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में वन तथा वन संसाधन के आंकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी यानी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया गया है। इस बार हम लोग डिजिटल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जनगणना भी डिजिटल पे ही होने वाली है 2021 की, और वन सर्वेक्षण भी उपग्रह के माध्यम से यानी दूर संवेदी यानी रिमोट सेंसिंग 2 का प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वन रिपोर्ट में वनों को प्रकार प्लस जैव विविधता नामक एक अध्याय को जोड़ा गया है। वनों के प्रकार और जैव विविधता नामक एक अध्याय को जोड़ा गया है। एक मिनट, अब आपको साफ दिखेगा इसमें। तो इसमें क्या है? रिमोट सेंसिंग 2 का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, ठीक है। वर्तमान रिपोर्ट में वनों को प्रकार और प्लस जैव विविधता नामक अध्याय को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य भागों में विभाजित करके चैंपियन व श्रेष्ठ वर्गीकरण के आधार पर आंकलन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। ये देखिए, अब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे ISFR। तो देश में वनों व वृक्षों से आच्छादित कुल एरिया कितना है? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक एरिया का 24.56% है। होना कितना चाहिए? 33%। इसमें है कितना? 24.56%। डेटा ज़रूर रट लीजिएगा, खासकर लोअर पीसीएस वाले और आरओ वालों के लिए डेटा ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में।
और बार बार लिख करके उसको याद कीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको आप कीजिएगा एक पेज में नोट करके, और एग्ज़ाम में जाने से पहले 2-3 बार इसको देख के ज़रूर जाना, क्योंकि ये कुछ जो टॉपिक होते हैं, हमारी जो कुछ रिपोर्ट होती हैं वो आती ही आती हैं, हर एग्ज़ाम में आती हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण, यानी वन, केवल वन की बात करेंगे तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक एरिया का 21.67%। इसी तरह अगर जो हम वृक्ष की बात करते हैं तो 95,027 वर्ग किलोमीटर है, 2.89% है कुल भौगोलिक एरिया का। फिर उसके बाद बात करते हैं वन आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 0.56% की, वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 1.29%। वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण मिला के कुल वृद्धि की बात करेगा तो 0.65% की वृद्धि हुई है। अब आपको यहाँ पे इतना से आपको दिख जाएगा, राज्यभर आंकड़े आपको दिखा देते हैं। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य, यानी वन के आवरण यानी वृक्ष प्लस वन दोनों मिला करके परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो एमपी में है। वन क्षेत्रफल में देखेंगे कि इस बार जो वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो कर्नाटक में हुई है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कमी हुई है 0.05% की। बांस क्षेत्र में वृद्धि 3229 वर्ग किलोमीटर में हुई है। और मैंग्रोव जो पश्चिम मैंग्रोव वन होते क्या हैं, पहले आप ये ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंग्रोव वन हम ऐसे वनों को कहते हैं जो दलदली भूमि से संबंधित होती है, यानी जब बाढ़ या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो इस क्षेत्र में जल का जमाव हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल का जमाव, तो उसमें जो पानी जमा हो जाता है उसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर दलदली पेड़ पौधों के बीच में दलदला सा स्थान हो जाता है। तो वही मैंग्रोव वन है, जिसमें पश्चिम बंगाल हमारा एशिया में नंबर 1 पर है। 1.10% 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अदर फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो असम व त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी उत्तर पूर्वी राज्यों की वन आवरण क्षेत्रों में कमी आई है, यानी जो 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर भारत को कहा जाता है उसमें आप असम त्रिपुरा को छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वृद्धि हुई है। बाकी सभी जगह 5 राज्यों में कमी आई है। लकड़ी व ईंधन के लिए सर्वाधिक आश्रित कौन सा है? महाराष्ट्र है। वन और चारा की अगर आप बात करते हैं तो एमपी से, और बांस पर एमपी सबसे ज़्यादा आश्रित है। भारत में कुल वनों में कुल हिस्सा जिसमें आग लग जाती है वो कितना % प्रभावित है? वो 21.40% प्रभावित है। आगे बात करते हैं यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया है 2011 में। देखिए हर साल कुछ ना कुछ यूएनओ द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रत्येक ईयर को कुछ ना कुछ घोषित करते हैं। जैसे 2004 में शायद चावल का वर्ष घोषित किया था, इसी प्रकार हर साल कुछ ना कुछ घोषित करते हैं। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में स्थित है। प्रसिद्ध किस लिए है? जैव विविधता व सदाबहार वनों का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, देखते जाइएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा भैया, नहीं तो आपके डेटा सारे उतर जाएंगे। देखिए वैश्विक विरासत का वन किसे कहते हैं? सुंदरवन पश्चिम बंगाल को कहते हैं। वन संपदा की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कहेंगे तो 10वें पर कहेंगे, और एशिया में कहेंगे तो 4th नंबर पर है, ठीक है। और स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय भारत में वनों का प्रतिशत था, ये बता चुके हैं 21% था। तो याद रखिएगा, इसमें यही वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वन संपदा की दृष्टि से भारत का स्थान वर्ल्ड में 10वें पे है, एशिया में 4थे पे है। अब हम बात कर लेते हैं वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इन फॉरेस्ट। अत्यंत सघन वन किसे कहते हैं? जहाँ पर वृक्षावरण 70 या 40% से ज़्यादा होता है, 70% से ज़्यादा होता है। सामान्य सघन वन कैसे कहते हैं? जो 40 से 70% के बीच होता है। खुले वन किसे कहते हैं? जो 10 से 40% के बीच होता है। और झाड़ीदार वन किसे कहते हैं? जो 10% से कम होता है जो वन का क्षेत्र। गैर वन किसे कहते हैं? जो ऊपर जितने भी प्रकार के वन बताए गए हैं वो किसी में शामिल ना हों।
मैंग्रोव वन, देखिए हम बता चुके हैं आपको, खारे पानी को सहन करने में योग्य पारिस्थितिक के वन जो मुख्यतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये किताबी लैंग्वेज हो गई आपकी। आरक्षित वन किसे कहते हैं? ऐसे सभी क्षेत्र जिसमें भारतीय वन एक्ट या राज्य वन एक्ट के अंतर्गत पूर्ण रूप से संरक्षित होते हैं, यानी रिजर्व होते हैं। इसमें मानव हस्तक्षेप की कोई अनुमति नहीं होती है। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? जो आरक्षित व संरक्षित की श्रेणी में नहीं है। आगे बात कर लेते हैं भारत में वानिकी। तो वानिकी, अब एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्पेशल यूपी जीके में आ सकते हैं, जैसे भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी यूपी में है। केंद्रीय मरु क्षेत्र कहाँ पे? अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। भारत सरकार ने 1950 में वन महोत्सव के कार्यक्रम शुरू किए थे। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, याद रखिएगा। प्राकृतिक वनस्पति, भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। जिन भागों में भारी वर्षा होती है वहाँ के वन घने हैं, इसीलिए आप देखते होंगे भारत में मानसूनी वर्षा ज़्यादातर होती है, यानी इसमें ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये सारी चीज़ें होती हैं, मौसम फिक्स होता है। चलिए, सामान्य वर्षा वाले स्थानों में, ना कि खुले व कम वर्षा वाले स्थानों पर कंटीले वन पाए जाते हैं। भारतीय वनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए, पर्वतीय वन व कोणधारी वन, ये समुद्र तल से 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले एरिया में मिलते हैं, और ये वृक्ष मोटे तने वाले 1518 मीटर ऊंचे होते हैं। ये हरे भरे रहते हैं क्योंकि वर्षा पर निर्भर करते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ होता है इसका एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल पूरा ना ध्यान रख पाइए तो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि चीड़ या देवदार या सोनवर या स्प्रूस जो वृक्ष होते हैं ये किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? तो ये पर्वतीय वन और कोणधारी वन होते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। और ये सारी चीज़ें दक्षिण में पाई जाती हैं, जैसे महाबलेश्वर, पंचमढ़ी एमपी व उत्तर भारत में हिमालय पर्वत एरिया में मिलते हैं। अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन कहते हैं किसे हैं? देखिए, ये जो वन होते हैं ये वर्षा प्रारंभ होने से पहले ही इसमें पत्ते झड़ने लगते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी पतझड़ कहते हैं। जो इसमें एवरेज वार्षिक वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर है। इसमें वृक्ष कौन कौन से होते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? सागवान है, साल है, शीशम है, चंदन है, नीम है, आम है, ये सारे वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। ये पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं ये ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तरांचल है, पूर्वी एमपी है, पूर्वी यूपी है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वी महाराष्ट्र है व कर्नाटक है आदि राज्यों में मिलते हैं। ये वृक्ष सर्वाधिक महत्व वाले कम लंबे व खुले वन के रूप में पाए जाते हैं। ये देश के सबसे ज़्यादा एरिया में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है शुष्क वन। ये 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले एरिया में मिलते हैं। जड़ें लंबी होती है, ऊंचे नहीं होते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? बरगद है, पीपल है, नीम है, महुआ है। ये पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, यूपी में मिलते हैं। और चौथा नंबर का जो वन आता है ये मरुस्थली वन कहलाते हैं। मरुस्थल कहाँ पे होता है? जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, तो वहीं पे ये वन मिलते हैं। पत्तियाँ कम व छोटी तथा कांटेदार होती हैं। जड़ें लंबी मोटी होती हैं। वाष्पीकरण तथा पशुओं से इनकी रक्षा करते हैं। ये जो कांटे इनके निकले होते हैं वो वाष्पीकरण और पशुओं से रक्षा करते हैं। मुख्य वृक्ष खजूर है, खिजड़ी है, नागफनी है, और बेर है, केर है, रोहिड़ा है, रामबोस है। कहाँ कहाँ मिलते हैं? पश्चिम बंगाल, पश्चिमी राजस्थान व गुजरात में। अगला ज्वारीय व दलदली वन। डेल्टाई क्षेत्रों पर नदियों के मुहाने पर ज्वार भाटा के समय समुद्र का जल किनारे पर आता है और इनकी जड़ों को सींचता है। ये डेल्टा क्षेत्र में मिलने के कारण डेल्टाई कहलाते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से सुंदरी वृक्ष है, गंगा ब्रह्मपुत्र है, विशेष रूप से मिलते हैं, और कृष्णा कावेरी नदियों में के डेल्टा में प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान और 200 सेंटीमीटर से औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनकी जो अनुकूलता होती है वो वर्षा के कारण होती है, हरे भरे होते हैं। इन्हीं को दूसरा नाम सदाबहार वन कहते हैं। इनकी ऊंचाई जो होती है 45 से 60 मीटर तक होते हैं। इनके अंतर्गत जो वृक्ष होते हैं वो मुख्य रूप से रबड़, महोगनी, सिंकोना, नारियल, एबोनी व बांस होते हैं। प्राप्ति स्थान महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिमी विभाग, निकोबार द्वीप समूह, असम, इस जगह पाए जाते हैं। तो आप लोग आज इतना तैयार कीजिएगा, क्योंकि जितना ये बताए हैं इसको आप एक पेज में नोट करके आप इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। इसमें मात्र डेटा ही है, जो रिपोर्ट आई है उसका डेटा ही है, और कुछ मैंने इसमें बेसिक पॉइंट डाल दिए हैं जो परंपरागत है। तो डेटा के साथ आपका साथ साथ में परंपरागत जीके भी तैयार हो रहा है। तो आप इसे पेज में नोट कर लीजिए और डेटा को याद कर लीजिए। आराम से एग्ज़ाम में आपका 2 से 3 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज ये पार्ट 1 था और थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है, तो उसको हम कल कर लेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए और जो कमी हो उसको आप नीचे लिखिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।